नाज़रीन अस्सलामुअलैकुम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर क्या है और मैं हूं आपकी मेज़बान फरजाना सिद्दीक। आज के प्रोग्राम में अहम खबरों पर बात करने के लिए कराची स्टूडियो से हमारे साथ हैं कासिम खान, पेशावर से हमारे साथ मौजूद हैं मुमताज़ बंगिश और मुल्तान से हमें ज्वाइन किया है शेख अरसलान ने। नाज़रीन, आज सबसे पहले बात करते हैं कराची की। आपको बताते चलें कि जामिया कराची की तारीख का सबसे बड़ा स्कैंडल सामने आया है, जिसमें ये इंकशाफ हुआ है कि जामिया कराची के साबिक कायम मुकाम वाइस चांसलर्स ने सिर्फ 4 माह के दौरान 4.5 अरब रुपए खर्च कर दिए हैं। बाजारों में मिलने वाली सस्ती तरीन अशिया को महंगा करके खरीदारी जाहिर की गई है और 4 माह में 1.5 लाख रुपए से जायद के अखबारात और तकरीबन 1.5 करोड़ रुपए से जायद की स्टेशनरी की खरीदारी जाहिर की गई है। 92 न्यूज़ ने बोगस अदायगियों की दस्तावेज भी हासिल करनी है। मजीद इस हवाले से जानते हैं अपने नुमाइंदे कासिम खान से। कासिम, सबसे पहले तो ये बताएं कि सिर्फ 4 माह में ही 4.5 अरब का खर्च कहाँ हुआ और किस पर हुआ आखिर? जी, ये अपने नौयत की एक अनोखी स्टोरी है। एक तालीमी इदारे में एक अबूरी वाइस चांसलर ने 4 महीने के अंदर 4.5 अरब रुपए फूंक लिए और अफसोस की बात तो ये है कि इसमें किसी भी कंट्रोलिंग अथॉरिटी समेत जो करप्शन के रोकथाम के लिए बने, तदारुक के लिए इदारे बने हुए हैं, एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट है, इन तमाम इदारों ने भी कोई एक्शन नहीं लिया। ये जो करप्शन हुई है ये एक अम्ब्रेला के नीचे हुई है और ये भी नहीं देखा गया कि इस इदारे में 52,000 से ज़्यादा स्टूडेंट जो ग्रेजुएशन से लेके मास्टर और पीजी तक ज़ेर तालीम है और उनकी तालीम के लिए जो बजट दिया गया था कि उन पर खर्च हों और रिसर्च करें वो और मुल्क को आगे बढ़ाएं, रिसर्च के बेस्ड एक माशरा कायम हो। मगर अफसोस की बात यह है कि ये तमाम करप्शन हो गई और किसी की सर भी जोई तक नहीं रहेंगी। कासिम, 4.5 अरब रुपए खर्च, वो भी सिर्फ 4 माह में। इस तरह से अगर रोजाना की बुनियाद का हिसाब लगाया जाए तो 3 करोड़ 70 लाख रुपए बनते हैं। इतनी बड़ी रकम कहाँ और किस मद में खर्च हुई, ये जानने की जहमत किसी ने नहीं की। जी, ये जानने की जहमत किसी ने नहीं की। ये सिर्फ एक मद में खर्च नहीं हुई है। ये जिन साहिबा को प्रोफेसर डॉक्टर नासरा खातून को वाइस चांसलर का चार्ज दिया गया था, ये सीनियरिटी में सफ़ अव्वल पर भी नहीं थी। इसके बावजूद इनको एक मकसद के तहत चार्ज दिया गया ताकि जो बजट रखा हुआ था जामिया कराची का उसको ठिकाने लगाया जाए। ये एक ऐसी स्टोरी है कि इसमें मतलब एक प्लास्टिक के जग से लेके एक बड़ी मशीनरी तक की खरीदारी जाहिर की गई। और जिन जिन ठेकेदारों के जो वेंडर्स के जो पैसे ड्यू थे उनको घरों से बुला के किकबैक लेके उनको अदायगियाँ की गई और कोई ऐसी जगह नहीं छोड़ी जहां पे जो है ना वो करप्शन कर सकते थे और ना की हों। बिल्कुल कासिम, आपने कहा कि सस्ती अशिया जो हैं वो महंगी करके खरीदी गई हैं। ज़रा तफसील से बताएं कि जो अशिया खरीदी गई उनकी मार्केट में कीमत क्या थी और वो अशिया किस कीमत पर खरीदी गई? जी देखें, मैं छोटी सी एक मिसाल दे रहा हूँ। हम इस चीज़ को तो बखूबी जानते हैं कि जो पानी पीने का जग होता है, प्लास्टिक का जग, जो मार्केट में 100 से 150 रुपए का अवेलेबल है और आम मिलता है, ये कोई ऐसी नायाब चीज़ भी नहीं है। वो प्लास्टिक के जग जो है वो 5,500 साढ़े 6,000 रुपए में जग खरीदा उन्होंने। अब पता नहीं इसमें तो स्टील का भी नहीं और शीशे का भी नहीं, मार्बल का भी जग इतने का नहीं हो सकता, वो भी इतने का नहीं होता है। इसके अलावा आप ये देखें जो ड्रेनेज पाइप होता, जी जो ड्रेनेज पाइप होता है सिंक के नीचे लगा होता है, 100 रुपए 80 रुपए का मिल जाता है। वो पाइप भी उन्होंने 5-5 हज़ार रुपए में खरीदा, खरीदारी जाहिर की गई है। और सबसे मजे की बात यह है कि जो चीजें जाहिर की गई हैं वो सब जामिया कराची को फराहम भी नहीं की गई। जाली बिल्स बनाए गए, जाली जो है वो इनवॉइसेस बनाए गए और उसको जो है ना वो वसूल उसको रिसीव करके जो है ना पैसे ठिकाने लगाए गए। सिर्फ फाइलों का पेट भरा गया है। ऑन ग्राउंड कोई चीज़ तकरीबन 99% चीज़ें एग्जिस्ट नहीं करती हैं जो इन्होंने जाहिर किया है कि वो हमने खरीदारियाँ की हैं। इसके अलावा कंप्यूटर एक्सेसरीज हैं, इसके अलावा जो है मुख्तलिफ ठेकेदारों के जो बिल्स थे और उनके मद में, तो हर मद में कोई चीज़ ऐसी नहीं छोड़ी कि जिससे वो पैसे निकाल सकते थे। ये 4 माह में 4.5 अरब रुपए, मतलब आपने जैसा कहा कि 4.25 करोड़ रुपए रोजाना की बुनियाद पे, इतने तो खर्चियां तो मेरे ख्याल से कोई अमीर समीर मुल्क में भी नहीं हो सकता है। गरीब मुल्क के बच्चों के फीसों के पैसों को इतनी बेदर्दी से लुटाया गया और इसमें किसी ने कोई एक्शन नहीं लिया।
अच्छा कासिम, एक बड़ी अहम बात है कि इतनी बड़ी करप्शन हुई तो इस हवाले से नैब या महकमा एंटी करप्शन हुकाम की जानिब से कोई नोटिस नहीं लिया गया? जी, किसी ने भी कोई नोटिस नहीं लिया। इसमें जो एक इदारा है ये जिसके अंडर में यूनिवर्सिटीज़ एंड बोर्ड्स हैं, सेक्रेटरी बोर्ड्स एंड यूनिवर्सिटीज़ है, और मिनिस्टर बोर्ड्स एंड यूनिवर्सिटीज़ जो है ना वो भी इसमें जो है ना वो भी अथॉरिटी हैं। इसके अलावा जो यूनिवर्सिटियों की खासकर जो कंट्रोलिंग अथॉरिटी है वो वज़ीर आला सिंध हैं। मगर ये इस बात की किसी ने भी नोटिस नहीं लिया, क्योंकि उस वक्त जो है ना सिंध गवर्नमेंट ने सूबाई यूनिवर्सिटियों के लिए सूबाई HSC के तहत बजट देना शुरू भी नहीं किया था। ये सिर्फ वफाकी जो हायर एजुकेशन कमीशन है उसकी बजट से यूनिवर्सिटियाँ रन कर रही थी। उस वक्त शदीद माली बहरान था, यूनिवर्सिटियों में यही हालत थी कि वो तनख्वाहें देने के पैसे तक उनके पास नहीं थे। लेकिन इसके बावजूद जो नए आने वाली इंतजामिया ने यूनिवर्सिटी की कोई एक्शन लिया, ना जो सेक्रेटरी बोर्ड एंड यूनिवर्सिटीज़ हैं, ना मिनिस्टर बोर्ड एंड यूनिवर्सिटीज़ हैं, ना वज़ीर आला सिंध की तरफ से कोई एक्शन लिया गया। अमूमन देखने में होता ये है कि अगर इतनी बड़ी करप्शन होती है तो सेक्रेटरी बोर्ड एंड यूनिवर्सिटीज़ जो ब्यूरोक्रेट जो इसको रन कर रहे होते हैं वो खत लिखते हैं बाकायदा एंटी करप्शन को या नैब को जिसकी तहकीकात की जाए, या खुद अपनी डिपार्टमेंटल सतह पे किसी न किसी किस्म की कमेटी बनाई जाती है दूसरे वाइस चांसलर के अंडर में या किसी और सेक्रेटरी के अंडर में या फाइनेंस डिपार्टमेंट के। लेकिन यहाँ पे बिल्कुल मुकम्मल खामोशी इख्तियार की गई, किसी किस्म की कोई तहकीकात नहीं की गई। अच्छा कासिम, इतनी बड़ी करप्शन का इंकशाफ कैसे हुआ, ये मामला सामने कैसे आया? जी, उस दौरान जब ये वाइस चांसलर कायमुकाम वाइस चांसलर ने चार्ज लिया था और ये 4 महीने रही हैं टोटल, उसके बाद ये रिटायर हो गई और अपने वाजिबात भी लेके जो है ना वहाँ से चलती बनी। अच्छा। तो उस वक्त जो है यूनिवर्सिटियाँ जब यूनिवर्सिटियों के फंड में यूनिवर्सिटी फंड में बजट थे, उसके बाद जब नए वाइस चलन सर आया तो बिल्कुल जो है वाइस चांसलर को मुश्किलात दरपेश आई कि उस यूनिवर्सिटी को रन करें। तो हमने तहकीकात की, इन्वेस्टिगेशन की कि ये असल बजट गया कहाँ, यूनिवर्सिटी एकदम से इतने बहरान में कैसे आ गए। तो हमने आहिस्ता आहिस्ता उस चीज़ को जो है वो करते रहे, पर्दे से पर्दा उठाते गए। तो हमें पूरे जो डेटा रिकॉर्ड के साथ इनके पूरा रिकॉर्ड दस्तावेज हमारे पास आ गई। उसके बाद हमने फिर ये फैसला किया कि ये करप्शन को बदनकाब होना चाहिए, क्योंकि एक तालीमी इदारा, क्योंकि पाकिस्तान में जो है ना तालीमी इदारों में वैसे भी जो है रिसर्च के काम बहुत कम है। और बच्चे स्कूल से आते हैं 70% बच्चे स्कूल से ड्रॉप आउट हो जाते हैं, 30% बच्चे इंटर के लेवल तक आते हैं। उस 30% बच्चों में से 20-25% बच्चे जो है वो फिर ग्रेजुएशन के स्तर पर चले जाते हैं। उसके बाद वो भी ड्रॉप आउट हो जाते हैं, 20-25% बच्चे ड्रॉप आउट हो जाते हैं, 15-20% फिर ग्रेजुएशन सतह पर चले जाते हैं। उसके बाद मास्टर और PhD के लेवल तक 5 से 2% बच्चे भी नहीं पहुंचते। तो एक यूनिवर्सिटी की बेसिक काम होता है रिसर्च करें, और रिसर्च की बुनियाद पे जो है ना वो मुल्क को तरक्की को आगे बढ़ाएं, इकोनॉमी पे करें, साइंस पे करें, रिसर्च करें, माशरे पे करें। बहुत सारे शोबे ज़िंदगी के ऐसे होते हैं जो यूनिवर्सिटियाँ जो है ना इंटरलिंक होती हैं इंडस्ट्रीज है, तो इंडस्ट्रीज जो है ना वो यूनिवर्सिटियों को रिसर्च के लिए मुंतखब करती हैं। तो उनके पास फंड होता है तो रिसर्च करेंगी, और रिसर्च करेंगी तो कोई रिजल्ट आएगा, और रिजल्ट की बुनियाद पे जो है वो मुल्क आगे बढ़ेगा। लेकिन यहाँ इतनी बेदर्दी से ना कोई रिसर्च के लिए पैसे हैं। कासिम, आपने अभी जैसे कि कहा कि अभी जो मौजूदा वाइस चांसलर हैं उनको जब मुश्किलात का सामना करना पड़ा, फिर ये तहकीकात की गई कि आखिर फंड्स कहाँ गए, तो साबिक कायम मुकाम वाइस चांसलर के खिलाफ कोई कार्रवाई अमल में लाई गई? नहीं, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई अमल में नहीं गई। न सिर्फ उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई, बल्कि हैरत की बात यह है कि उनके जो रिटायरमेंट के बाद जो PF फंड वगैरह थे वो भी पूरे उनको बाकायदा अदायगी करके उनको रुखसत कर दिया गया बाइज्जत तरीके से। क्यों? क्या कोई प्रेशर था जिसकी वजह से उनसे पूछताछ नहीं की गई है? क्या वजह थी कि आखिर उनसे जानने की कोशिश नहीं की गई कि वो फंड्स कहाँ गए? ये एक पुरसरार खामोशी है। अब ये मसला सबके सामने आ रहा है, अगर सामने आ गया तो हो सकता है इस पर कोई तहकीकात हो और उसके तहत कोई जाना चाहे तो चला जाएगा। असल में इसकी जो बुनियादी 3 किरदार थे, एक थी कायम मुकाम वाइस चांसलर नासिर खातून, और सेकेंडली जो वहाँ का डायरेक्टर फाइनेंस थे तारिक कलीम। जो बेसिक जो मास्टर माइंड थे वो तारिक कलीम थे। इनके साथ एक रिटायर्ड प्रोफेसर थे अरशद आजमी साहब, वो जो है वो कंट्रोलर एग्जामिनेशन भी रहे हैं वहाँ पे कराची यूनिवर्सिटी में, मगर उस वक्त वो रिटायर हो चुके थे। मगर नासिर खातून ने उनको अपने मुशीर के तौर पे दोबारा अपने साथ रखा था। तो ये जो बेसिकली 3 किरदार थे, इन 3 किरदारों ने जो है ना बड़ी बेदर्दी से
सरकारी ख़जाने को नुकसान पहुंचा। इसके अलावा भी, इस फंड के अलावा भी इतने बेकायदगियाँ हैं यूनिवर्सिटी में मुस्तकिल बुनियादों पे। अगर उनको लीकेज को रोका जाए तो कराची यूनिवर्सिटी जो है ना वो ऑक्सफोर्ड को टक्कर की चली जाएगी। यहाँ पे कोई टैलेंट की कमी नहीं है, स्टूडेंट टैलेंटेड हैं, यहाँ पे असातिज़ा टैलेंटेड हैं, सब तो नहीं मगर काफ़ी तादाद में अच्छे असातिज़ा भी हैं, तो चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। मगर जो लोग इतने करोड़ों के हिसाब से कासिम जो है वो फंड्स की खुर्द गई है, उसको उसमें करप्शन की गई है, किन मुश्किलात का सामना है इस वक्त यूनिवर्सिटी को, इस हवाले से ये बताइएगा। इस वक्त दोबारा जो है ना सिंध गवर्नमेंट ने जो है सूबा HSE के तहत 34 अरब रुपए जो है वो सूबा 30 यूनिवर्सिटियों के लिए वो मुख्तस की है, मगर वो कराची के यूनिवर्सिटी के हिस्से में जो आता है वो बजट भी कम पड़ गया है। इस वक्त हम देख रहे हैं कि तकरीबन 8 दिन से जो है ना वो तुलबा और तालबात सरापा एहतजाज बने हुए हैं, उनको कोई फैसिलिटी नहीं मिली। तुलबा का कहना है कि कराची यूनिवर्सिटी जो पब्लिक सेक्टर की यूनिवर्सिटी है उनकी फीसें जो हैं वो प्राइवेट यूनिवर्सिटी से ज़्यादा बढ़ा दी गई हैं। इसके अलावा जो कराची यूनिवर्सिटी मेन यूनिवर्सिटी है, जो जनरल यूनिवर्सिटी है, शहर के तमाम हिस्सों से, मतलब शहर के एक कोने से दूसरे कोने तक 35 से 40 किलोमीटर का सफ़र है, वहाँ पॉइंट्स चलती हैं। उन पॉइंट्स की हालत ऐसी नहीं है कि वो ट्रेवल करके बर वक्त तुलबा को कराची यूनिवर्सिटी पहुँचाएँ। 2 दिन कबल एक पॉइंट में आग भी लगी थी, बच्चे बच गए, उन्होंने कूद के अपनी जान बचाई। तो उनको कोई सहूलत नहीं है, ना कोई अच्छी कैंटीन मैसर है, ना ट्रांसपोर्ट मैसर है। बच्चों की जो लेट फीसों पे 50% जो है ना वो लेट फीस वो जुर्माना आयद किया गया है। इसके बाद जो है वो फिर रीएडमिशन के नाम पे 5000 मजीद जो है ना उनके ऊपर जो है वो जुर्माने लगाए जा रहे हैं। तो तुलबा तलबा इस वक्त सरापा एहतजाज हैं। कराची यूनिवर्सिटी का कहना है, इंतजामिया का कहना है कि इन तुलबा पे 1.2 अरब रुपए ड्यूज़ हैं, वो दे नहीं रहे हैं तुलबा। यानी एक सेमेस्टर 1 से लेकर 6 सेमेस्टरों तक जो है वो बहुत सारे तकरीबन 14,000 स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने फीसें नहीं भरी। तो जो करप्शन तो नहीं रोकी जा रही है, मगर तुलबा के ऊपर वो बोझ डाला जा रहा है, फीसें बढ़ा के जो है ना प्राइवेट यूनिवर्सिटी बराबर कर दी गई है। करप्शन का सामने आने के बावजूद भी क्या कोई तहकीकात नहीं की जा रही, कोई कमेटी नहीं बनाई गई इस हवाले से? अभी तक तो कोई कमेटी नहीं बनाई गई है, ना कोई तहकीकात की जा रही है, बल्कि तुलबा इसका मतलब तो ये है कि करप्शन होती जाएगी, कोई पूछने वाला भी नहीं होगा। तैयार नहीं है। बस एक तरफ से करप्शन हो रहा है, कराची यूनिवर्सिटी का जो है ना अकाउंट्स खाली हो रहे हैं, तो दूसरी तरफ उसका बोझ उठा के तुलबा पर डाला जा रहा है कि उनसे वसूल करके ना अपने मामला चलाए जाएं। मगर इस वक्त मुल्क की माशियत हम सब के सामने है, और गरीब तुलबा जो होते हैं वो सरकारी यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं। ये अमीर तुलबा को तो ज़रूरत नहीं है सरकारी यूनिवर्सिटी, पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी में वो तुलबा आते हैं जिनके वालिदैन फीसें अफोर्ड नहीं कर सकते, जो ट्रांसपोर्ट प्राइवेट अफोर्ड नहीं कर सकते, तो यूनिवर्सिटी एक पॉइंट से पिक एंड ड्रॉप दे देता है और फीसें कम होती है तो लोग पढ़ने आते हैं। मगर यहाँ बिल्कुल मामला बरक्स है, यहाँ पे जो फीसें बढ़ा के प्राइवेट यूनिवर्सिटियों के बराबर कर दी गई हैं और फैसिलिटीज़ कुछ भी नहीं है। इसलिए तुलबा और तालबात भी एहतजाज कर रहे हैं। अगर ये जो 4.5 अरब रुपये 4 महीनों में हड़प कर लिए गए, अगर इसकी तहकीकात कर दी जाए यूनिवर्सिटी और उसको वापस रिकवर किया जाए तो यूनिवर्सिटी को एक अच्छा फाइनेंशियल बैकअप मिल सकता है। ठीक है कासिम, ये भी बताइए कि इस हवाले से क्या साबिक वाइस चांसलर का मौक़िफ़ लेने की कोशिश की गई, उनसे बात की गई? हमने बात करने की कोशिश की थी मगर उनसे राब्ता नहीं हो पाया, क्योंकि वो साफियों से उस वक्त जब ऑन ड्यूटी थी, सीट पे बैठी हुई थी, तो भी बात करना पसंद नहीं कर रही थी। तो इस वक्त जो है ना वो बिल्कुल किसी साफी से, खासकर वो किसी से बात करने की उसमें नहीं है, वो बात नहीं करना चाह रही। अच्छा, मतलब वो बात नहीं करना चाह रही। अच्छा, आपने कासिम बताया कि साबिक वाइस चांसलर के अलावा 2 जो नाम आपने और लिए हैं, क्या इनके अलावा भी इस करप्शन के अंदर किसी और का नाम भी शामिल हो रहा है? देखिए, डायरेक्टली जो थे वो 3 अफराद वो थे। वाइस चांसलर वो तो अप्रूवल अथॉरिटी है, तो वाइस चांसलर में जो भी बजट रिलीज़ होता है, जाहिर बात है पैसे रिलीज़ होते हैं, वाइस चांसलर उसको जो है ना अप्रूव करती है और इसके प्रपोजल जाता है डायरेक्टर फाइनेंस की तरफ से। तो डायरेक्टर फाइनेंस तो इतने कंट्रोवर्शियल शख्सियत हैं, वो एक निजी यूनिवर्सिटी में वो वहाँ पर भी डायरेक्टर फाइनेंस थे। तो वहाँ से जब उनको निकाला गया तो वहाँ से उन्होंने गाड़ी और वहाँ के जो एसेट्स उन्होंने उनको दिए हुए थे, लेके फरार हुए थे। उनके खिलाफ बाकायदा FIR दर्ज हुई थी बाकायदे तौर पर। इसके बावजूद कराची यूनिवर्सिटी में उनको दोबारा, इससे पहले भी ये कराची यूनिवर्सिटी में थे, फिर एक निजी यूनिवर्सिटी में चले गए, वहाँ से वापस कराची यूनिवर्सिटी में दोबारा इनको FIR होने के बावजूद जो है ना इनको अपॉइंट किया गया और एक तवील अरसे तक ये रहे। उसके बाद इनके जब टेन्योर ख़त्म हुआ तो उनको बगैर एक्सटेंशन दिए जो है वो
सीट पे बिठा के रखा गया था। उसके बाद जो कराची यूनिवर्सिटी एम्प्लॉयज़ यूनियन है उन्होंने एहतजाज किया और आखिर में जाके उनको बाजू से पकड़ के दफ्तर से बाहर निकाल के चलता कर दिया था। तो उनको फौरन जो है ना एक दिन के अंदर अंदर उनको टिल फर्दर ऑर्डर एक्सटेंशन दी गई। तो अभी जाके कुछ अर्सा कबल जो है ना उनको फारिग कर दिया गया। नया हल क्या है इस सारे मामले का? क्योंकि ना तहकीकात की जा रही है, ना कमेटी बनाई गई है, ना नैब कुछ कर रहा है, ना महकमा एंटी करप्शन कुछ कर रहा है। मामला सामने आ गया है, इस मामले को किस तरह से फिर देखा जा रहा है? हल क्या निकलेगा इसका फिर? इसका एक ही हाल है, अगर जो कंट्रोलिंग अथॉरिटी है जामियात के सूबाई जो सरकारी जामियात के वज़ीर आला सिंध एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर हैं, एक अच्छे पॉलिटिशियन हैं, अगर उनके नॉलेज में आए, अगर वो तहकीकात कर रहे हैं तो कुछ हो सकता है। इसके बावजूद इसमें सिर्फ ये 3 अफराद तो नहीं होंगे, जाहिर बात है एक पूरी चेन होगी करप्शन में। ये कहाँ तक जाती है तो ये तो तहकीकात के बाद ही पता चल जाएगा कि ये चेन कहाँ तक जाती है। 4.5 अरब रुपये में किस किस के हिस्से थे, कितने कितने हिस्से थे, तहकीकात हो नहीं रही है। हो सकता है इसके बाद जो है वो नेब भी हरकत में आ जाए या एंटी करप्शन भी हरकत में आ जाए। एंटी करप्शन का केस नहीं है, एंटी करप्शन के बिलो कोई 50-55 करोड़ से नीचे मेरे ख्याल से एंटी करप्शन करती है। इसके ऊपर ये नेब का केस है। तो नेब जो है वो सियासी मामलात में उलझी हुई है। इस तरह के जो तालीमी इदारे जो बुनियाद खोखला कर रही हैं कौम के और नई जो जनरेशन है हमारी, उस तरह तो बिल्कुल उनका तवज्जो ही नहीं है। बिल्कुल नाज़रीन, इंतहाई अफसोस का मुकाम है कि सिर्फ 4 के अंदर 4.5 अरब रुपए खर्च कर दिए गए और कोई पूछने वाला नहीं है, कोई तहकीकात नहीं है, कोई कमेटी नहीं बनाई गई है। जब इस हवाले से साबिक वाइस चांसलर से उनका मौक़िफ़ लेने की कोशिश की गई तो उन्होंने भी जवाब देने से इनकार कर दिया। लेकिन हमारा मकसद सिर्फ ये है कि अगर हम ये मामला उठा रहे हैं तो इस पर कोई ना कोई एक्शन ज़रूर लिया जाए। वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। बात करेंगे केपी हुकूमत की। इस सूबे में सेहत की बेहतर सहूलियात के दावे खोखले साबित होने लगे हैं। यूं तो सूबे में सेहत के शोबे में इमरजेंसी कई बरसों से नाफिज है, लेकिन इसके बावजूद शोबा सेहत मुसलसल बदहाली और बद इंतज़ामी का शिकार है। आपको बताएं कि सूबे में इंतहाई निगहदाश्त के वार्ड्स की कमी का मसला अब संगीन हो गया है। बेशतर अस्पतालों में ICU वार्ड्स मौजूद ही नहीं हैं। कई अस्पतालों में वेंटिलेटर और ऑक्सीजन सिलेंडर्स की कमी भी देखने में आ रही है। जहां पर ICU वार्ड्स मौजूद हैं तो वहां पर ट्रेन्ड स्टाफ ही मौजूद नहीं है। इस सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं मुमताज़ मंगिश। मुमताज़, सबसे पहले ये बताएं कि अस्पतालों में ICU वार्ड्स की कमी की क्या वजूहात हैं? क्यों नए ICU वार्ड्स नहीं बनाए जा रहे हैं? बहुत शुक्रिया फरजाना। असल में मसला यह है कि खैबर पख्तूनख्वा में जो बड़े सरकारी अस्पताल हैं जिनको आजकल ये जो MTI हॉस्पिटल का नाम दिया गया है, तो यहाँ पे गुज़श्ता कई दहाइयों से अजीब व गरीब तजुर्बात जारी हैं। अच्छा। कभी OPD को इमरजेंसी से अलग कर दिया जाता है, कभी जो है जो जितनी भी हॉस्पिटल्स हैं उनके मैनेजमेंट को ऑटोनोमस बना दिया जाता है, कभी फिर हुकूमत अपने पास उनका इख्तियार ले लेती है। लेकिन वहाँ पे जो अहम जो शोबे हैं उस पर बिल्कुल ही तवज्जो नहीं दी जा रही है। कुछ अर्सा पहले तक इन तमाम अस्पतालों को हुकूमत की जानिब से जो ग्रांट दिए जाते थे उसी पे अस्पताल चला करते थे। बाद में फिर जब उनको खुद मुख्तार बना दिया गया तो सारे इख्तियारात उन अस्पतालों को दिए गए। अब उन अस्पतालों की बदकिस्मती ये है कि हुकूमत की जानिब से जो ग्रांट मिलती भी है वो मरीजों की वेलफेयर पर खर्च नहीं होती। अच्छा। कई ऐसे अस्पताल हैं कि जिनको तनख्वाहें देना मुश्किल हो गया है, वो फीसें बढ़ा लेते हैं। वहाँ पे तरह तरह के जो पेचीदा अमराज हैं उनके अखराजात बढ़ जाते हैं। अब ICU जो कि अस्पताल का एक इंतहाई अहम शोबा होता है और इसके बगैर अस्पताल का तस्वर ही मुमकिन नहीं, तो वहाँ पे हर अस्पताल में ICU तो मौजूद है लेकिन वो इतने महदूद पैमाने पर है कि पूरे सूबे क्या कि एक शहर की ज़रूरत को भी पूरा नहीं करते। मिसाल के तौर पे सूबे का जो सबसे बड़ा अस्पताल है लीड रीडिंग हॉस्पिटल पेशावर में, एक तारीखी अस्पताल है, लेकिन यहाँ पे इंतहाई निगहदाश्त का जो शोबा है वो इंतहाई नजरअंदाज है। अगरचे ICU जो बनाया गया है वो स्टेट ऑफ आर्ट टेक्नोलॉजी उसमें मौजूद है, लेकिन वहाँ पे बेड्स की तादाद जो है वो इंतहाई हद तक महदूद है। यहाँ पे जो 50 बेड्स हैं
इसमें सब कुछ शामिल है। इसमें जो मेडिकल है, सर्जिकल है, इसके अलावा दीगर जो बेड्स हैं वो भी इसमें शामिल हैं। इसके अलावा यहाँ पे अगर पेशावर ही की मिसाल ले लें, पेशावर चूँकि सूबे का दारुल खिलाफा है, तो यहाँ पे जो बड़े अस्पताल हैं उनमें खैबर टीचिंग हॉस्पिटल और हयात मेडिकल कॉम्प्लेक्स शामिल है। हैदराबाद मेडिकल कॉम्प्लेक्स की अगर बात की जाए तो वहाँ पे 35 जो ICU बेड्स हैं वो मौजूद हैं, जिसमें मेडिकल के बेड्स भी मौजूद हैं 12 और सर्जिकल के 10 हैं। इसके अलावा दीगर शुबों के बेड्स भी वहाँ पे मौजूद हैं, लेकिन ये पूरे अस्पताल के लिए नाकाफ़ी इसलिए है कि जहां 1250 अस्पताल के टोटल बेड्स की देखा जाए तो किसी भी अस्पताल के अंदर ICU वार्ड जो होता है, जो इंतहाई निगहदाश्त का यूनिट होता है, अगर वो ना हो तो मरीज तो बहुत ज्यादा मुश्किलात का शिकार हो जाते हैं। इस वक्त मरीजों को किन मुश्किलात का सामना है? मरीजों को तो मुश्किलात क्या, उनकी तो जीने और मरने की बात है। मिसाल के तौर पर मैं आपको एक मिसाल देता हूं कि एक मरीज, मैं उस मरीज की बात नहीं करूंगा जो दूर दराज के अजला से लेके आते हैं। एक अस्पताल में अगर किसी मेडिकल वार्ड में कोई मरीज पड़ा है और उसको फौरी तौर पर ICU की जरूरत पड़ गई, तो उस पे लिख देते हैं कि कॉल लिख देते हैं कि इसको ICU शिफ्ट करना है। वो मेडिकल वार्ड के जो इंचार्ज होते हैं। अब ये मरीज के अटेंडेंस की जिम्मेदारी, उनकी तीमारदारों की जिम्मेदारी है कि उनके लिए बेड्स ढूंढ ले। अब मसला यह है कि बेड्स तो वो तब ढूंढेंगे कि जब वहां पे अवेलेबिलिटी हो। जब अवेलेबिलिटी ही ना हो तो वो मेडिकल वार्ड में पड़ा रहता है। उसको कभी कभी ऑक्सीजन की जरूरत होती है, कभी वेंटिलेटर्स की जरूरत होती है। बहुत सारे वार्ड्स ऐसे हैं कि जहां पे ऑक्सीजन की जरूरत भी पूरी नहीं हो सकती, उसके लिए फिर ICU तक जाना जरूरी होता है। वेंटिलेटर्स चूंकि वार्ड्स में अवेलेबल नहीं होते, उसके लिए ICU जरूरी होता है। बाज मरीज ऐसे हैं कि जिनका ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है, उसके अलावा ICU के अलावा उनके लिए बचने की कोई उम्मीद नहीं है। लेकिन यहाँ पे जब ICU की तरफ उनके अटेंडेंस जाते हैं और अपने मरीज के लिए बेड्स ढूंढते हैं, तो उन्हें यह बताया जाता है कि उनके पास 2 ऑप्शंस हैं ICU में बेड्स मिलने का। अच्छा। या तो यह है कि जो एग्जिस्टिंग जो मरीज हैं, अल्लाह ना करे उनमें से किसी की डेथ हो जाए तो एक बेड खाली हो जाएगा और जो कतार में वो मरीज होंगे तो उसी को मिलेगा। या अगर आपकी तगड़ी सिफारिश है तो सबसे पहले वो बेड आपको मिल जाएगा। बेशक बाकी जो मरीज हैं वो एड़िया रगड़ते मर जाएं, किसी को कोई परवाह नहीं हो, क्योंकि उनकी जिम्मेदारी भी नहीं है। स्टाफ की गलती तो ये नहीं है। हाँ। जब बेड अवेलेबल होगा तो वो देंगे। दूसरी जो सूरत उनको वो बताते हैं, वो कहते हैं कि जब ICU से कोई मरीज सेहतियाब होके निकलेगा, एक बेड खाली होगा तो वो बेड आपको दिया जाएगा। दोनों ऐसी सूरतें हैं कि जो बहुत कम मौके मिलते हैं किसी मरीज के लिए। तो ऐसे मरीज जो है या तो वार्ड में मर जाते हैं और या फिर उनको तरह तरह के धक्के खाने पड़ते हैं। मिसाल के तौर पे एक और मसला भी तो है, यहाँ के ICU वार्ड्स कई जगह पर मौजूद हैं, लेकिन अमला मौजूद नहीं है, ट्रेंड लोग मौजूद नहीं हैं। तो क्योंकि ये तो सबसे क्रिटिकल काइंड के जो कंडीशन के जो पेशेंट्स होते हैं, उन्हें ICU में रखा जाता है। जब वहां पर स्टाफ मौजूद नहीं होगा तो फिर किस तरह से, क्या फायदा ऐसे ICU वार्ड का? फिर जी बिल्कुल, ये तो जो पेरिफेरी है, जो अजला के हॉस्पिटल्स हैं, वहाँ पे तो ऐसा स्टाफ ज़ाहिर है वहाँ पे उनको पूरा करना इसलिए भी मुश्किल होता है कि जहाँ पे एक हुकूमत जो है ICU के बेड्स नहीं बढ़ा सकती, ICU को एक्सटेंशन नहीं दे सकते, वहाँ पे वो स्टाफ क्या प्रोवाइड करेंगे। अब मसला ये है कि अगर किसी मरीज को ICU की किसी अस्पताल में ज़रूरत हो, और चूंकि अक्सर मरीज जो होते हैं वो ज़िंदगी में एक ही बार कहीं ऐसा होता है कि उसको उसके ख़ानदान में किसी को ICU की ज़रूरत पड़ती है, वो बेचारे इस मुसीबत से बचने के लिए वो डॉक्टर को लिख कर दे देते हैं कि हम किसी और हॉस्पिटल उनको शिफ्ट कर देते हैं। किसी और हॉस्पिटल जब ये शिफ्ट कर देते हैं, उधर उस अस्पताल लेके जाते हैं तो उधर उनको बता दिया जाता है कि इधर भी ICU की वही पोजीशन है जो किसी बड़े अस्पताल में या किसी छोटे अस्पताल में। तो वो बेचारे मुख्तलिफ अस्पतालों के चक्कर लगाते हैं। और फरजाना, जो सबसे जो दुख वाली बात है वो ये है कि जितनी भी मरीज ज़ाहिर है उनमें सफेदपोश सबसे ज्यादा होते हैं। जो साहिब हैसियत होते हैं वो तो कहीं इस्लामाबाद या कहीं दूसरे इलाकों में लेके जाते हैं, बिरून मुल्क भी अपने मरीजों को लेके जाते हैं। लेकिन एक सफेदपोश लोग तो निजी अस्पताल का इलाज भी अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, लेकिन हुकूमत की जानिब से देखा जाए तो उन्हें फैसिलिटेट किया गया था, सेहत कार्ड जारी किए गए थे। क्या उन पर इलाज नहीं हो रहा उनका?
फरजाना, मसला यह है कि पहली तो बात यह है कि अगर एक सफेदपोश किसी निजी अस्पताल में, वहां पे भी बेड्स की तादाद महदूद है इंतहाई, वहां पहले पूछना पड़ता है कि आपके पास आईसीयू में बेड है। अगर आईसीयू में बेड है तो उनको बता दिया जाता है कि अगर आपके मरीज को वेंटिलेटर या ऑक्सीजन की जरूरत है तो कम से कम पेशावर में जो निजी अस्पताल है उसकी एक दिन की आईसीयू की एक बेड का खर्चा 1,20,000 रुपए से कम नहीं। अच्छा। अगर जाहिर है आईसीयू में कोई एक दिन या चंद घंटे नहीं रहता, वो कोई होटल नहीं है कि बस अपनी मर्जी से आ जाए और अपनी मर्जी से फिर चला जाए। जब तक कि वो रिकवर ना हो तब तक वो आईसीयू में रहेगा। अब अगर एक सफेदपोश मरीज 10 दिन उस पर रह जाए तो 10 लाख 11 लाख से ऊपर इस पे अखराजात आते हैं। वो आम जो मरीज के अटेंडेंट्स होते हैं बिल्कुल वो नहीं अफोर्ड कर सकते। आपने सेहत इंसाफ कार्ड की बात की, कितनी दुख वाली बात है, कितनी ये मायूसी की बात है कि सेहत इंसाफ कार्ड में किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल की आईसीयू उसमें कवर ही नहीं होती। अब अगर उसके पास 10 लाख का जो सेहत कार्ड है वो अगर जेब में मौजूद भी है, लेकिन अगर 3 दिन भी 3 लाख रुपए की आईसीयू की उसकी जरूरत है तो वो कवर नहीं होता। अब अगर आईसीयू जैसे जो कि इंतहाई जरूरी मतलब हॉस्पिटल में एक जरूरी शोबा समझ जाता है, अगर उसकी मुफ्त सहूलत सेहत कार्ड होने के बावजूद दस्तयाब नहीं है तो ऐसे सेहत कार्ड का क्या फायदा? बिल्कुल क्या मतलब फायदा ऐसे हेपेटाइटिस का इलाज सेहत कार्ड में नहीं है। सफेदपोश लोग जिस इलाज को अफोर्ड ही नहीं कर सकते हैं और सेहत कार्ड पे भी जिसका इलाज नहीं होना, फिर वो कार्ड हुआ ना हुआ वो तो फिर एक बराबर है। बिल्कुल, अपेंडिक्स के ऑपरेशन के लिए तो किसी को सेहत कार्ड की जरूरत नहीं है, वो तो कहीं पे भी किसी भी उसमें पहले भी मुफ्त सर्जरीज हुआ करते थे और भी होते हैं। और अगर निजी अस्पताल में भी किसी अपेंडिक्स का ऑपरेशन कर दे तो मेरा ख्याल है वो हम लोग बर्दाश्त कर सकते हैं, जो सबसे आम चीज है जिसके अलावा कोई चारा ही नहीं है। घंटों की बात होती है, बल्कि मिनटों की बात होती है। अगर किसी के पास पैसे नहीं है तो मरीज या तो बाहर किसी स्ट्रेचर पे मर जाएगा और या किसी वार्ड में मर जाएगा। उनको फिर ये भी पता नहीं होता कि उनके मरीज की मरने की वजह क्या है। भाई जब उसे आईसीयू की सहूलत मुयसर नहीं है, उसकी ऑक्सीजन का लेवल जो है इंतहाई कम हो गया है, उसको आगे लाने का कोई बंदोबस्त ही नहीं है, तो जाहिर है ऐसे मरीज तो फिर बचते नहीं है। तो अस्पतालों में ऐसे बहुत सारे मरीज हैं जो आईसीयू न मिलने की वजह से वो वहां पे वार्ड्स में मर जाते हैं और बेचारे वो भी वो एक्सेप्ट कर लेते हैं कि बस ये अल्लाह को मंजूर था। आपने बताया कि आईसीयू वार्ड्स हैं, लेकिन कई आईसीयू वार्ड्स ऐसे हैं कि जहां पर बेड्स की भी कमी है, ट्रेंड अमले की भी कमी है। चलो बेड्स की कमी तो समझ आती है, किसी ना किसी तरह मैनेज हो सकती है, लेकिन जब ट्रेंड अमला ही नहीं होगा तो फिर किस तरह से मैनेज किया जाएगा? उस कमी को पूरा करने के लिए क्यों कुछ नहीं किया जा रहा? यहाँ पे जो पेरिफेरीज है, जो डिस्ट्रिक्ट्स है, वहाँ पे तो ट्रेन जो WHO लेवल के जो वो हैं जो स्टाफ है जिसकी जरूरत होती है वो तो पूरा करना इंतहाई मुश्किल काम है। और वो मेरा ख्याल है अजला में बिल्कुल ही नहीं है। अजला में तो और तो छोड़ दें कि आईसीयू जो प्रोवाइड है भी वो सहूलत, तो उसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो तक मौजूद नहीं है। अक्सर जगहों पे इस तरह से होता है कि वहाँ पे स्टैंड बाय जनरेटर ही नहीं है। अब अगर एक मरीज है और उसको प्रॉपर उसको मॉनिटर करने के लिए मॉनिटर्स लगे होते हैं और बिजली चली जाती है तो वो स्टॉप हो जाता है। इवन ऑक्सीजन की सप्लाई वहां पे स्टॉप होने का खदशा लगा रहता है। वहां पे जब नॉन स्टॉप बिजली कनेक्शन, बिजली की जो सप्लाई है वो इंश्योर नहीं की जाती तो जाहिर है उस आईसीयू में कैसे इंसान की जान बचाई जा सकती है। जो खुद ही खुद सर्वाइव कर लेते हैं वो तो सर्वाइव कर लेते हैं, और बाकी अगर इस वजह से कोई इस दुनिया से कूच कर जाते हैं तो कहा जाता है कि ये बस आगे उसकी वो नहीं थी और ये वो गया। हालांकि उसमें मसला ये होता है कि जो आईसीयू की जो सहूलियात हैं वो भी ठीक तरह से प्रोवाइड नहीं की जा रही है। जो बड़े अस्पताल हैं वहाँ पे तो ठीक है, वहाँ पे तो सिस्टम है, वहाँ पे बिजली भी है, वहाँ पे बिजली की सप्लाई उसमें कोई डिस्कनेक्शन भी नहीं होती। लेकिन जो अजला के जो हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पे ये सूरत हाल नहीं है। वहाँ पे जो आईसीयू है उनका इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल इनकम्प्लीट है। देखा जाए तो आखिर ये हुकूमत को कम से कम ये पता तो है ना कि इन सहूलियात की कमी है, तो उसकी फराहमी के लिए हुकूमत की जानिब से क्या कोई इकदाम नहीं किए जा रहे हैं? बिल्कुल नहीं की। गुज़श्ता चंद हुकूमतों में अगर ये कम से कम एक साल में कोई 10 बेड का इजाफा भी कर देते तो हर अस्पताल में अभी तकरीबन 200 और 300 के जो होते हाई डिपेंडेंसी यूनिट्स और जो आईसीयूज बिल्कुल वो पूरी की जा सकती थी। लेकिन इतना भी इनसे ना हो सका कि ग्रेजुअली इनकी जो तादाद है वो उसमें बढ़ा लेते, बड़े बड़े बिल्डिंग्स बन जाते हैं, बड़े बड़े डिपार्टमेंट्स उसमें बन जाते हैं, नए नए डिपार्टमेंट्स खुल जाते हैं, लेकिन जो अहम चीज़ है उससे वो उस पर वो
उन्होंने वो आंखें बंद की हुई हैं, कई कई मिनिस्टर्स बदल गए, हुकूमतें बदल गई, मुख्तलिफ जमातों की हुकूमतें आ गई, लेकिन ICU की जो सहूलत है वो उसी तरह, हालांकि आबादी बढ़ती जा रही है, इसकी ज़रूरत बढ़ती ही चली जा रही है, लेकिन जो बड़े अस्पतालों में इसको मजीद जो है वो नहीं किया जा सका, इसमें एक्सटेंशन नहीं हो सकी, तो छोटे अस्पतालों में या जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल्स हैं उसमें कोई क्या गिला कर सकता है कि यहाँ पे ये सहूलत नहीं है। अच्छा, ये तो छोड़ते हैं, एक सवाल काफी देर से मेरे माइंड में जो है वो खटक रहा है, मैं आपसे पूछना चाह रही थी, क्या ग्रांट की फराहमी में भी कोई खलल आ रहा है, कोई डिले आता है, या फिर ग्रांट मुसलसल दी जा रही है? असल में जो मसला ये है कि हुकूमत की तरफ से जो अस्पतालों की जो सूरत हाल है वो बेहतर बनाने पे इस वक्त कोई तवज्जो नहीं दी जा रही। हर अस्पताल से ये कहा गया है कि चूंकि वो खुद मुख्तार हॉस्पिटल है, सब कुछ उसने खुद करना है। अच्छा। अब जब हॉस्पिटल ने सब कुछ खुद करना है तो जाहिर है उनके पास जितने फंड्स होंगे उसके मुताबिक ही वो करेंगे। अब हेल्थ की फैसिलिटी ऐसी फैसिलिटी है, हेल्थ की या एजुकेशन की, दोनों कि ये प्रोवाइड करना हुकूमत का बुनियादी हक है कि वो शहरियों का बुनियादी हक है कि वो ये फैसिलिटी उधर से ले ले। अब सिर्फ ये कहना कि हमने सेहत कार्ड सबको दे दिया है और वो इलाज मुफ्त हो गया, ये तो कोई बात ही नहीं है। जब एक हॉस्पिटल में आप एक फैसिलिटी प्रोवाइड कर ही नहीं रहे हैं तो इससे क्या फर्क पड़ेगा कि अगर आप सेहत कार्ड 10 लाख का कर दें या उनको लाइफ इंश्योरेंस दे दें, तो उससे तो फर्क नहीं पड़ेगा। सबसे जो जरूरी बात है वो ये है कि अगर एक हॉस्पिटल में 1260 बेड्स हैं तो कम से कम आप 1/4 तो कम से कम उसमें एक ICU के बेड्स तो रखें। अच्छा, एक और जो संगीन मसला है वो ये है कि जितनी भी खैबर पख्तूनख्वा के अजला हैं वहां पे चूंकि ICU की सहूलियात ही नहीं है, अगर है भी तो या तो इंतहाई महदूद है या वहां पे इतने मौसर नहीं है कि लोग जो है उसमें अपने मरीज रख सकें। तो वो क्या करते हैं कि दूर दराज के इलाकों से घंटों का सफर तय करके अपने मरीज को उस पे लेके आते हैं किसी बड़े हॉस्पिटल में कि यहाँ पे उनका इलाज हो जाएगा। यहाँ पे जब लेके आते हैं तो उनको मायूसी इसलिए होती है कि यहाँ पे तो ICU में कोई बेड अवेलेबल नहीं है। अब हॉस्पिटल वाले उनको कहते हैं कि सबसे पहले जो इधर बड़े हॉस्पिटल्स में उनके अपने मरीज एडमिट हैं, पहले उनकी जरूरत पूरी की जाएगी, उसके बाद जो लोग होंगे जो दूर दराज से आए लोग मरीज होंगे जो बाहर से आएंगे उनको ये सहूलत मिलेगी। जी, तो ये सहूलत उन लोगों के लिए बिल्कुल ही नहीं है। इसके अलावा अगर कोई मरीज अचानक उसकी हालत बिगड़ जाए और उसको इमरजेंसी लाया जाता है तो वो तब तक इमरजेंसी में पड़ा रहता है कि जब तक उसे ICU में बेड नहीं मिलता। अब इमरजेंसी में तो चंद घंटों के लिए उसको सहूलत दी जा सकती है, मतलब दिनों के लिए इमरजेंसी में रखना ये भी इमरजेंसी के हिसाब के साथ भी ज्यादती है। मुमताज, इस स्टोरी के आगाज में आपने बताया था कि ग्रांट जो दी जाती है वैसे तो दी नहीं जाती, लेकिन जो थोड़ी बहुत दी जाती है वो भी उस मद में नहीं खर्च की जाती है कि मरीजों को फैसिलिटेट किया जाए, तो फिर किस मद में वो खर्च की जाती है? असल में जो ग्रांट उनको दिए जाते हैं या तो वो डेवलपमेंटल कामों में खर्च कर देते हैं या तनख्वाहों पे या HR के मामलात पे खर्च कर देते हैं। जो ICU की सहूलियात हैं वो उसमें न तो गवर्नमेंट कोई इस तरह की मदद करती है और ना ही हॉस्पिटल की जाने से कोई ऐसा इनिशिएटिव लिया जाता है कि जिसकी वजह से उनकी जो हालत है उसको बेहतर बनाएं। अब मसला ये है कि जब तक ICU कोई ऐसी चीज नहीं है कि एक आम कमरे में कोई बेड बिछा दें और बस ICU बन गया। उसके लिए प्रॉपर एक बिल्डिंग होनी चाहिए और उसके लिए प्रॉपर मॉनिटर्स होनी चाहिए और इसके अलावा भी उन्हें एक ऐसी सहूलत मिलनी चाहिए कि बिल्कुल मिलनी चाहिए। मुमताज, देखा जाए तो इंतहाई अफसोस का मुकाम है अस्पताल जैसे एक अहम तरीन शोबे जिसमें कि ICU, जहां पर क्रिटिकल कंडीशन के पेशेंट्स को लाया जाता है और फौरी तौर पे उन्हें ट्रीटमेंट की जरूरत होती है, वहां पर अमला मौजूद नहीं है, वहां पर बेड्स की कमी है। क्या फायदा ऐसे अस्पतालों का? ऐसे अस्पतालों को फिर बंद हो जाना चाहिए। नाजरीन, वापस आएंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। एक और अहम मामला आपके सामने रखेंगे कि हुकूमत की जानिब से गरीब अफराद की कफालत के लिए जारी बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम करप्शन की नज़र हो गया है। जनूबी पंजाब के 20 लाख गरीब खानदानों के हक पर डाका मारा गया है।
इमदादी रकम से इंतजामिया अपनी जेबों को ही गर्म करने में मसरूफ है। इंतजामिया गरीब अफराद की माली कफालत की बजाय सरकारी मुलाजमीन को नवाजने का सिलसिला जारी रखे हुए है, जिसके बाद प्रोग्राम पर कई सवालिया निशान लगना शुरू हो गए हैं। माजी में भी बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से सरकारी मुलाजमिन मुस्तफ़ीद हुए हैं, जिनके खिलाफ कार्रवाई भी की गई है, मगर इसके बावजूद नाअहल इंतजामिया और करप्ट अफसरान ने गरीबों की कफालत के प्रोग्राम को बेज़ाब्तियों की नज़र कर दिया है। मज़ीद तफ़सीलात जान लेते हैं अपने नुमाइंदे शेख अरसलान से। अरसलान, सबसे पहले तो ये बताएं कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम कब और किस मकसद के लिए शुरू किया गया था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी फरदाना, ये जनूबी पंजाब में 20 लाख मुस्तहिक ख़ानदान हैं जिनकी कफालत के लिए बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम जो इनके तहत बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत इनकी कफालत की जा रही है। और ये इनको हर 3 माह बाद सहमाही किस्त जारी होती है हुकूमत की जानब से। अच्छा। हर ख़ानदान को 12,000 दिए जाते हैं, 14,000 दिए जाते हैं, किसी ख़ानदान को 9,000 दिए जाते हैं बिल तरतीब, और अमूमी तौर पर 12,000 भी दिए जाते हैं। तो ये इस तरह हर 3 माह बाद हुकूमत जो है वो अरबों रुपए की किस्त जारी करती है। लेकिन अफसोसनाक और तशवीशनाक बात यह है कि पाकिस्तान ही नहीं बल्कि इस्लामिक दुनिया की, इस्लामी ममालिक की पहली खातून वज़ीर आज़म बेनज़ीर भुट्टो शहीद के नाम पर शुरू किए जाने वाला बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, जो कि साल 2008 में शुरू किया गया था, वो इस किस्म की करप्शन की नज़र हुआ है कि जो हुकूमत की लम्हा फिक्रिया है। माजी में भी इस तरह की, जैसा कि आपने भी बताया कि माजी में भी इस तरह के इसमें बेज़ाब्तियाँ सामने आई थी। कुछ चंद साल कबल चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की जानब से ये हुकूमत को बावर कराया गया था, ऑन रिकॉर्ड है ये बात, कि इस मंसूबे में 19 अरब 23 करोड़ रुपए की करप्शन सामने आई है। उस वक्त FIA की जानब से तहकीकात की गई, लेकिन कोई खातिर ख्वाह नताइज सामने नहीं आ सके। इसका जो हम अगर बात करें तो इसमें एक माफिया है। ये बात भी FIA मुल्तान FIA जोन में जो भी तहकीकात जारी हैं उसमें एक FIR जो दर्ज है उसमें भी ये बात कोट की गई है कि ये बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के मुलाजमीन और उस जो रिटेलर्स हैं वो उन्होंने एक मुनज़्ज़म ग्रोह बनाया हुआ है जो साउथ पंजाब में जो हैं वो बड़ा असरअंदाज हो रहे हैं और बड़ी तकनीकी तरीके से करप्शन कर रहे हैं। और अच्छा। ये टेक्निकल तरीके से जो है ऐसी करप्शन कर रहे हैं जिससे अफसरान भी अब चकरा गए हैं। अरसलान, देखा जाए तो बड़े नेक मकसद के लिए ये प्रोग्राम शुरू किया गया था। मौजूदा सूरत हाल क्या है? क्योंकि बारहा ये चीज़ तो हाईलाइट होती रही है, क्या सूरत हाल इख्तियार कर गया है अब ये बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम? जी, मौजूदा सूरत हाल तो बड़ी अफसोसनाक है इस वक्त, चूँकि 20 लाख ख़ानदानों की कफालत जो है और उनकी इमदाद जो है BISP प्रोग्राम के ज़रिए ही हो रही है। अब इसमें जो माफिया है वो बड़ा टेक्निकल तरीके से जो है वो करप्शन कर रहा है। इसमें ऑटो विड्रॉल का इस्तेमाल होता है और डिवाइस की लोकेशन तोड़ के जो है उसके ज़रिए भी करप्शन की जाती है, बेज़ाब्तियाँ की जाती हैं, नितने तरीके हैं इनके पास। पहले तो हम ये देखते थे ना कि एक किसी भी तहसील में कोई मोहल्ला है तो वहाँ पर चंद अफराद गए हैं, उन्होंने मुस्तहिक ख़वातीन या उनके घरों का दरवाज़ा खटखटाए हैं और उन्हें कहा है, जब वो बाहर आते उन्हें कहा गया कि भाई हम बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की तरफ से आए हैं, आप शनाख्ती कार्ड दीजिए, हम आपका इंदराज करेंगे, आपको रकम दी जाएगी। ये माजी की बात है। वो उस वक्त वो जालसाजी के जरिए उनके शनाख्ती कार्ड ले लेते थे, तो वो अब माजी की बात होगी, किस्सा पारीना हो चुका। हाँ। अब जो नए तरीके से करप्शन की जा रही है वो काबिल जिक्र है, जिस तरह के ऑटो विड्रॉल है, यानी कि तरीका वारदात अब एडवांस हो गया है, अब टेक्निकलिटीज के साथ इसको खेला जा रहा है। जी 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 बिल्कुल ऐसे ही है। ऑटो विड्रॉल की हम बात करें तो ये ऑटो विड्रॉल का जो है वो इंकिशाफ मुल्तान के ही एक थाना BZ में दर्ज मुकदमे में किया गया, 518/23 कोर्ट कर रहा हूँ। ठीक। उस मुकदमे में बाकायदा तौर पे ये बताया गया कि कैसे ऑटो विड्रॉल के जरिए एक रिटेलर ने 5.7 मिलियन 57 लाख रुपए सिर्फ निकलवाए। ऑटो विड्रॉल क्या होता है जी? ऑटो विड्रॉल ये होता है कि एक जो रिटेलर है, जैसे उसका BISP का किसी बैंक के साथ, जो हमारा जो निजी बैंक्स होते हैं उनके साथ इनके मुआहदा होता है, और वो बैंक जो है वो रिटेलर हायर करते हैं और रिटेलर्स को डिवाइस दी जाती है। तो उस रिटेलर ने जो है वो एक अपनी डिवाइस के जरिए
बगैर अंगूठे लगवाए मुस्तहिक खवातीन के अकाउंट से, मतलब मुस्तहिक अकाउंट तो नहीं कह सकते, मतलब उनकी आई भी जो रकम थी जो हुकूमत की तरफ से आई थी, अच्छा। उसने वो रकम निकलवाई। तो ये ऑटो विड्रॉल है, और इस ऑटो विड्रॉल के जरिए उसने जो है वो लाखों रुपए का तकरीबन 60 लाख का गबन भी किया था, और उस पर FIR भी दर्ज हुई थी, लेकिन उसकी तहकीकात भी जारी है। तो किस तरह से अरसलान, क्योंकि इतने टेक्निकल तरीके के साथ ये तरीका वारदात जो इस्तेमाल किया जा रहा है, बेज़ाब्तियां की जा रही हैं, इन बेज़ाब्तियों का इंकशाफ कैसे हुआ फिर? हाँ जी, ये इन बेज़ाब्तियों का इंकशाफ इस तरह हुआ, ये जैसे ऑटो विड्रॉल का मामला सामने आया, इस तरह डिवाइस की लोकेशन तोड़ने का मामला भी हाल ही में लिया में सामने आया। जनूबी पंजाब का एक अहम जिला है लिया, जहां पर ये बात सामने आई कि डिवाइस की लोकेशन तोड़ी गई। वो कैसे तोड़ते हैं, उनका भी बड़ा दिलचस्प तरीका है कि एक जब डिवाइस रिटेलर को दी जाती है तो वो अपने मखसूस इलाके के अंदर इनलिस्टेड ख्वातीन, इनलिस्टेड खानदान जो होते हैं BISP के, उनको वो रकम जारी कर सकते हैं। लेकिन ये इन रिटेलर्स ने क्या किया कि इन्होंने उसको हैक किया, उस डिवाइस को हैक किया, और उस डिवाइस से जो है वो उसकी लोकेशन तोड़ दी, और यहाँ एक जगह से बैठे बैठे कई जिला के पैसे दिए। ये चंद साल पहले भी सामने आई थी बात कि जब मुल्तान के एक मोबाइल शॉप से 39 जिला के पैसे जो हैं वो तकसीम किए गए थे। ये बात भी ऑन रिकॉर्ड है। और अब इस जो लिया में मामला सामने आया है, इसकी जो है वो वहाँ के डिप्टी डायरेक्टर हैं, जैसा कि आप जिक्र कर रहे हैं, माजी में भी करप्शन का इंकशाफ हुआ था और चंद अफराद के खिलाफ कार्रवाई भी हुई थी, तो उसके बावजूद भी ये सिलसिला रुक क्यों नहीं पाया है? पैसे इन्वॉल्व है ना। देखें, किसी भी बात में, किसी भी प्रोजेक्ट में, किसी भी मामले में जब पैसा इन्वॉल्व हो, और पैसा जो है वो उसमें इजी मनी जिसको हम कहते हैं, जो बिलाशुबा BISP में बहुत ईमानदार अफसरान होंगे, हम के पूरे महकमे को और पूरे सिस्टम को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते, लेकिन जाहिर है जहां बुरे लोग हैं, जहां करप्ट लोग हैं, जहां स्लगिश डिसऑनेस्ट लोग हैं, वहां पर जो है ना वहाँ अच्छे लोग भी हैं। इस तरह जो बुरे लोग हैं वही महकमे की बदनामी का सबब बनते हैं। तो ये जो है इन्होंने ये इजी मनी, इजी टारगेट रखा हुआ है कि ये रिटेलर्स के थ्रू BISP के मुलाजमीन उनके जरिए ये बेज़ाब्तियाँ करते हैं, और इस बात की तहकीकात चल रही हैं। और साउथ पंजाब पूरे की जितने भी अजला हैं उसमें जितने भी ये मामलात हैं उस पर मुल्तान जोन FIA तहकीकात कर। अच्छा अरसलान, तहकीकात तो एक तरफ देखा जाए तो 20 लाख खानदानों का हक छीना जा रहा है, तो इस माली बदअनवानी की रोकथाम के लिए कोई इकदाम भी किए गए? अजी, जब ये प्रोग्राम शुरू किया गया था तो ये जैसे ही बेज़ाब्तियाँ सामने आई तो हुकूमत की जानिब से कुछ इसमें इक़दाम तो किए गए थे। तो कि इसमें बैंक्स की तादाद बढ़ा दी, निजी बैंक्स के साथ उनके माहिदे बढ़ा दिए, रिटेलर्स के लिए सख्ती कर दी गई थोड़ी, और उसके बाद जो है वो आवाम में अवेयरनेस दी गई, उन्हें सोशल मीडिया, अखबारात, मेन स्ट्रीम मीडिया और इवन के मोबाइल पर जो मैसेजेस आते हैं BISP के, उसके ज़रिए बताया गया कि किस तरह आप जालसाजी से, किस तरह आप फ्रॉड से बच सकते हैं। इस तरह उन्हें एजुकेट किया गया पीपल्स को, लेकिन जनरल पब्लिक को, लेकिन इसके कोई खातिर ख्वाह नताइज सामने नहीं आ सके अब तक। अच्छा अरसलान, क्योंकि ये मामला दोबारा से सामने आया है, तो अब किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई अमल में लाई गई? जी, इस तरह है कि ये मुल्तान की एक असिस्टेंट डायरेक्टर हैं नासरा बतूल, इनके खिलाफ भी FIR दर्ज हुई है 171/23 नंबर भी बता रहा हूँ। अच्छा, इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ। ठीक है। इसके अलावा जो है वो मुतअद्दिद और दीगर मुलाजमीन हैं, उनके खिलाफ भी तहकीकात की जा रही हैं। अच्छा, इन पर इल्ज़ाम ये था कि इनकी सुपरविजन में शफाफ तरीके से रकूम नहीं बांटी गई, इनके सिर्फ इतना इल्ज़ाम है। बाकी जो मुलाजमीन हैं वो जो है उनको वो तो इसमें मुलविस पाए गए हैं और कई मुलाजमीन गिरफ्तार हुए हैं, और ये सिलसिला भी जारी है। तो इसमें हम ये देखते हैं कि जो एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन हमारी, वहाँ पे इतने ईमानदार अफसरान हैं, लेकिन BISP का एक अफसर ऐसे भी हैं जो 43-44 ईयर्स उनकी एज है, और उन्हें मतलब ग्रेड 19 और 20 के बहुत मुतअद्दिद ओहदे दिए गए हैं। पता नहीं इजाफी क्यों ओहदे दिए गए हैं, ये भी हुकूमत को सोचने की बात है कि एक अफसर को इतने ओहदे क्यों दिए गए हैं। क्या हम कह सकते हैं कि मुतल्लिका इदारे जो हैं उनकी जानिब से कुछ इक़दाम उठाए जा रहे हैं उन लोगों के खिलाफ? जी बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। अब FIA जो है वो मुतहरिक होगी है इसमें,
और बिल्कुल उनके खिलाफ जो है वो कार्रवाई शुरू की गई है। और ये इस वक्त जो है बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में जो बेज़ाब्तियों का मामला सामने आया है, तो उस पर तहकीकात जो हैं वो पूरे साउथ पंजाब में उसका दायरा वसी है, क्योंकि साउथ पंजाब 11 अजला पर मुश्तमिल है, 44 तहसीलें हैं इसकी, 11 अजला और 44 तहसीलों में ये BISP का प्रोग्राम जारी है। और यहाँ तमाम तहसीलों में असिस्टेंट डायरेक्टर लेवल का अफसर बैठता है। तो इधर यहाँ पर FIA ने भी इस वक्त साउथ पंजाब सारे में तहकीकात जो हैं वो शुरू की हैं। वो यही देखा जाए तो बड़े अफसोस की बात है, तहकीकात तो हर बार हर चीज की जाती है, बात आके रुकती है रिकवरी पर। रिकवरी के हवाले से क्या इंफॉर्मेशन है आपके पास, कितनी रिकवरी कर सके हैं ये लोग? जी, ये बहुत अहम बात की आपने फरजाना। ऐसा है कि अगर मैं आपको पिछले 2 साल का डाटा बताऊं या पिछले कुछ अरसे का डाटा बताऊं तो दर्जनों मुकदमात साउथ पंजाब के मुख्तलिफ थानों में, और जबकि तकरीबन 5 से 7 मुकदमात FIA मुल्तान में हुए हैं, ठीक दर्ज हुए हैं। और इनमें तहकीकात हुई हैं। तहकीकात होने के बाद इनमें मुल्ज़मान को अरेस्ट भी किया गया, लेकिन वही बात, रिकवरी 1 रुपए की भी नहीं हुई। सरकारी खजाने पर डाका डालने वाले, का क्या फायदा फिर? जी, ऐसी ये इंतहाई अफसोसनाक बात है कि सरकारी खजाने को लूटने वाले, गरीब, नादार, बेवाओं का हक खाने वाले, हक लूटने वाले जो हैं, उनके खिलाफ उनको सिर्फ गिरफ्तार किया गया, लेकिन रिकवरी नहीं हुई। ये बात जो है वो वाकई ही काबिल अफसोस है। बिल्कुल ऐसे ही है अरसलान, लेकिन अगर यही मामला चलता रहा फिर हम तहकीकात क्यों करते हैं? अगर रिकवरी हमने नहीं करनी है तो फिर क्या होगा उन गरीबों का जिनके लिए ये प्रोग्राम शुरू किया गया था? तो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की जो इस वक्त जो चेयरपर्सन है, हेड कर रही हैं, उनको भी ये सोचना चाहिए। उन्होंने इसमें बल्कि बेहतरी भी की है। उन्होंने मज़ीद प्रोग्राम जो हैं वो शुरू किए हैं। तखफीफ गुर्बत का ये प्रोग्राम है। इसमें जो वज़ाइफ तकसीम किए जाते हैं, जो ये बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत रजिस्टर्ड इनलिस्टेड ख़ानदान है, उनके बच्चों को वज़ाइफ तकसीम किए जाते हैं। वो भी मज़ीद प्रोग्राम भी शुरू किए हैं और बेहतरी की तरफ भी जा रहे हैं। ये बात सिर्फ हम ये कह सकते हैं कि इसमें जो अफसरान और मुलाजमीन हैं बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के, जो ये अवाम का जो ये खून चूस रहे हैं, इनका बेवाओं का, नादारों का, उनके खिलाफ जो है वो कार्रवाई अमल में लाई जानी चाहिए। और महकमे को भी चाहिए और ये हुकूमत को भी चाहिए कि वो FIA को एम्पावर करे कि वो किसी तरह इस किसी के दबाव में आए बगैर, सियासी दबाव में आए बगैर या किसी महकमे के बड़े अफसर के दबाव में आए बगैर इनके खिलाफ बिला तफरीक व इम्तियाज कार्रवाई करे। इस पूरे मामले को अरसलान अगर देखा जाए तो डिजिटलाइज करने के हवाले से क्या इक़दाम किए जा रहे हैं? क्योंकि मैनुअली तो बहुत सी करप्शन सामने आई हैं। जी, ये मामला ये प्रोग्राम इस तरह ही है, डिजिटलाइज तो है ये प्रोग्राम। क्या मुकम्मल तौर पर ये डिजिटलाइज, क्योंकि लेकिन उसके अंदर भी करप्शन तो सामने आ गई ना, क्या मुकम्मल तौर पर ये डिजिटलाइज है? जी, इन्होंने जी ये बिल्कुल मुकम्मल तौर पर ये डिजिटलाइज है। इसमें जो रिटेलर्स हैं उनके पास डिवाइसेस हैं और वो डिवाइसेस में जो हैं वो उन इलाकों में जो ख़वातीन, सैकड़ों ख़वातीन, एक इलाकों में सैकड़ों, 600 से ज़्यादा, 700 से ज़्यादा ख़वातीन होती हैं, मतलब वो एक ख़ानदान को रिप्रेजेंट कर रही होती हैं, तो उनको जो है वो इनलिस्टेड होती हैं और वो उनका अंगूठा लगता है बाकायदा। और अंगूठा लगने के बाद उनको हर सहमाही मतलब हर 3 माह बाद उनको इमदाद की रकम फराहम की जाती है। लेकिन वही बात कि इन्होंने इस चीज़ का भी हल निकाल लिया, ऑटो विड्रॉल का तरीका है, लोकेशन, डिवाइस की लोकेशन तोड़ने का तरीका है, जिसकी तरफ हम अपने इस प्रोग्राम के प्लेटफॉर्म से जो है हुकूमत की और आला हुकाम को इस हवाले से हम उनकी तवज्जो मबजूल कराना चाहते हैं कि इस तरफ भी तवज्जो दें कि ये जो इन्होंने नए तरीके अपनाए हैं सामने आया है, क्यों तवज्जो नहीं दी जा रही है? कर रहे हैं। अफसोसनाक बात है, सिस्टम में कुछ ऐसे नासर शामिल हैं, BISP के महकमे में कुछ अफसरान भी शामिल हैं ऐसे कि जो नहीं चाहते कि इस मामले पर कुछ हो, और क्योंकि इससे उनको भी उनकी ब्लैक मनी और उनका भी जो है आप समझ लेंगे जैसे उनको भी हिस्सा वसूल किया जाता है, उनको भी हिस्सा मिलता है, तो इसलिए वो भी जो हैं इस निज़ाम के तहत ही इस पर इत्तफाक कर रहे हैं और इसे तब्दील करने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखा रहे। अच्छा अरसलान, हमारी मालूमात में ये बात भी सामने आई थी कि अफसरान अपने ही रिश्तेदारों को नॉमिनेट करके तो उनको ये रकम जो है वो फराहम कर रहे हैं।
ये मामला तो आप ये देखें ना कि ये मामला अभी साउथ पंजाब में भी ये मामला सामने आया है, इसकी तहकीकात भी जारी हैं। और इसके अलावा बेनज़ीर इनकम BISP की जो मुलाजमीन है ना, वो खुद भी इनलिस्टेड हैं, कुछ ख़वातीन हैं, हमारे पास उसके डॉक्यूमेंट्स भी हैं। तो उसमें वो ख़वातीन इनलिस्टेड हैं कि वो एक तरफ BISP की मुलाजमीन भी हैं और दूसरी तरफ इमदाद भी ले रही हैं। और माजी में क्या आया सामने, सिंध में हैदराबाद में ये मामला सामने आया, 2000 मुलाजमीन जो हैं वो BISP के मुलाजमीन भी हैं और उनके जो ख़ानदान वाले हैं वो पैसे भी ले रहे हैं। और यही मामला साल 2019 में सामने आया जब बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के ज़रिए 16 अरब रुपए की अदायगियां की गई उनको, जो कि BISP के अपने मुलाजमीन, अपने अफसरान थे, इवन के ग्रेड 17 और 18 के अफसर थे। बिल्कुल, देखा जाए अरसलान तो बहुत ही अफसोस का मुकाम है। बीबी शहीद की एक बड़े ही नेक मकसद के लिए इस प्रोग्राम को शुरू किया गया था, ताकि जो हकदार हैं उन्हें उनका हक दिया जाए, उनकी मदद के लिए उन्हें कुछ रकम फराहम कर दी जाती थी, लेकिन वो रकम उन तक पहुंच ही नहीं पाती थी। नाज़रीन, हुकूमत किसी भी पार्टी की हो ऐसा नहीं है कि वो अवाम के लिए या गरीबों के लिए कुछ करते नहीं हैं, लेकिन जो सबसे बुरी और अफसोसनाक बात है वो ये है कि वो तो करते हैं, लेकिन वो जो मदद करते हैं वो अफसरान ही खा जाते हैं, वो नादार और हकदारों को मिलती ही नहीं है। नाज़रीन, इसके साथ ही हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।